conservation of energy. So according to the first law, energy is a conserved property. So energy cannot be created, cannot be destroyed. Then after that, we have discussed the first law of thermodynamics for closed system. Okay, so we have started the definition with the cyclic process. So first we define the first law of thermodynamics for a cyclic process. And for the cyclic process, the net heat interaction for the system is must be equal to the net work interaction. So अगर कोई सिस्टम है जो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो उसमें जितना भी नेट जो भी हीट का इंटरेक्शन होगा, उसका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क के बराबर. सो दिस इज द. यस बेटा. सर मतलब ये कैसे पता लगता है कि कोई चीज पाथ फंक्शन वो मतलब सिस्टम का प्रॉपर्टी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाथ फंक्शन के हिसाब से? जैसे सर को क्वेश्चन था कल, तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? सर स्टेट सर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. Unique property of unique set of property. Very good. Okay. So you can define system when you know the property. Okay. Okay. And it is a unique set. So आप जब कोई आप किसी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप बेटा कैसे डिफाइन करते हैं उसको? आपके पास क्या होगा? आपके पास या तो कोई पीवी डायग्राम होगा या टीएस डायग्राम होगा या कोई सा डिफरेंट डायग्राम होगा. ओके, सपोज हमारे पास पीवी डायग्राम है. ओके, नाउ वी वांट टू डिफाइन अ स्टेट. हम एक पॉइंट फिक्स कर देंगे उसका, ये हमारी स्टेट है. ओके, नाउ फॉर दिस स्टेट द प्रॉपर्टी, द सेट ऑफ प्रॉपर्टी हैज अ यूनिक वैल्यू. इट मींस इस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वॉल्यूम की वैल्यू होगी, यानी कि इस पॉइंट पे हमको कुछ इनकी कुछ फिक्स वैल्यू पता है. अगर इनमें से अगर हम मान लीजिए, और अभी तो हम सिर्फ रिप्रेजेंट, दिस इज द 2D डायग्राम, तो हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. जब इसका प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स है, अगर ये सपोज आइडियल गैस है, तो इसका टेम्परेचर भी फिक्स हो गया होगा, PV इज इक्वल टू nRT से. ओके, तो इसका टेम्परेचर भी है उस सेट में जो हमने सेट की बात करी है. ठीक है. सिमिलरली इसकी अदर प्रॉपर्टी जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब भी इसकी फिक्स हो गई. ओके, अगर हम एक प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी अदर प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है. तो ये सेट बदल जाएगा, ये सेट कहीं और पे आ जाएगा. तो हम उसकी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं. Now you want to define the heat for this state. Can you define heat for this state? Because heat is defined for a path, है ना? Heat is defined for a path. अगर आपने ये जो स्टेट बोली है, अगर आप इससे थोड़ा सा भी इधर को चले जाते हो, it means your state is changed. Your system is undergone a process. तो आपका सिस्टम जो है कोई अपनी अगर स्टेट से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है, तो यानी कि उसने कोई प्रोसेस कर ली है ना. सो यहां पर आपके पास एक यूनिक सेट है, अगर उसमें से कुछ भी बदलता है तो आपके पास ये दूसरी स्टेट आ जाती है. तो नाउ यू वांट टू डिफाइन वर्क और हीट फॉर दिस स्टेट. कैन यू डिफाइन, करण? कैन यू डिफाइन वर्क और हीट फॉर दिस स्टेट? सर ऐसे सर पाथ से तो डिफाइन कर सकते हैं. पाथ से डिफाइन कर सकते हैं ना. वो that mean it's not a property of a system, because you cannot define the heat and work for a system. आप जब तक कोई प्रोसेस नहीं होगी, then you cannot tell what is the heat interaction, what is the work interaction. कोई सिस्टम के अंदर कोई वर्क फिक्स नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एनर्जी फिक्स. ओके, इसी तरीके से कोई सिस्टम के अंदर हीट फिक्स नहीं है, वो उसमें एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है. When it crosses the boundary of the system, then we can say heat interaction is take place or work interaction is take place. That's why they are not a property of the system, because they cannot define the state, or you cannot define the value of heat and work at a state. Yes, sir. मैंने पहले भी बोला था आपको कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर कुछ भी है, वो एनर्जी है. If we transferring heat, then this is heat only at the boundary. एक बार इस सिस्टम के अंदर चले गई, then it's become a energy. और एक बार ये सिस्टम से बाहर आ गई, तो दोबारा यहाँ पर सिर्फ यहीं पर जो बाउंड्री है, यहीं पर उसको हीट बोलने हैं. बाहर आ गई, फिर से क्या बन गई, वो दोबारा से एनर्जी बन गई. ओके, दैट इज क्लियर. ये चीज तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ. ठीक है बेटा? ठीक है. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द क्लोज सिस्टम. The closed system for a cyclic process.
then we define the first law of thermodynamics for the process. For a process, we can define the first law of thermodynamics like that. dq minus dw equals to dE, where E is the energy or it is a property of the system. So this is the first law of thermodynamics for the process in a system mein, in a closed system. Okay, that is clear. So what is the first law of thermodynamics for a cyclic process in a closed system? बताइए. What is the first law of thermodynamics for a cyclic process in a closed system? Sir, for a closed system in cyclic process, the cyclic integration of work directly proportional to the cyclic integration of heat. Q net is equals to W net. Okay. So algebraic sum of heat interaction is equal to the algebraic sum of वर्क इंटरेक्शन. तो जितना भी हीट का इंटरेक्शन होगा उसका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मींस प्लस माइनस हमको काउंट करना है. ओके, एल्जेब्रिक सम मींस हमको उसका प्लस माइनस देखना है कि प्लस है कि हीट इंटरेक्शन प्लस था कि माइनस था. सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क. फॉर अ प्रोसेस, इफ अ प्रोसेस अकर इन अ क्लोज्ड सिस्टम, देन व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? dq minus dw equals to dE. दैट इज क्लियर. ये कल क्लियर हो गया था. इस पे कोई डाउट है? इसके डेरिवेशन में कोई डाउट है बेटा? नो सर. नो सर. नो सर. सो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट फॉर अ क्लोज सिस्टम द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल. सो आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम dq minus dw equals to du, where du is the internal energy of the system. So what is the internal energy? Internal energy is the energy which is associated with the molecular level. So it is a microscopic energy जो बिल्कुल हम जिसको फील नहीं कर सकते, बट वो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रेजेंस है. ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल कहीं एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, या दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन कर रहे हैं. तो ये सब जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अटैच है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते, दैट इज द इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी विच एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, और इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया था. ठीक है, ये न्यूमेरिकल हम कल कर चुके हैं. तो इसमें किसी को कोई डाउट था? न्यूमेरिकल हो गया था. नाउ next move to the another topic. So from this slide we are going to fresh lecture. Okay, तो यहां से हम नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं. तो next topic is energy of isolated system. So I have told you that we can define the first law of thermodynamics for each system: closed system, open system, and isolated system. So we have already explained the first law of thermodynamics for closed system. Now I am going to take isolated system. So can you define what is isolated system? सर उसमें मास और एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता सराउंडिंग के साथ सिस्टम. Okay, so the isolated system are those system in which energy and mass not allowed to cross the boundary of the system, or we can say there is no interaction of energy and mass. Okay, so such type of system is known as isolated system. An example of isolated system? थर्मस. Okay. Thermos flask. Okay. Can you tell me what is system? System क्या है? What system? सर कोई भी What is the definition of system? सब्सटेंस. बेटा दो ही वर्ड है क्या, करण और आकार? Okay, so the quantity of matter or region in a space under study. Okay, Anuj, are you there? Yes, Anuj? sir. What is Yes, what sir. is surrounding? What is surrounding? सर जैसे सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर यहाँ. तो बताओ ना, अभी तो आवाज आपकी क्लियर आ रही है. What is surrounding? हेलो. हाँ, हेलो.
anything external to the system is known as surrounding. If we put system and surrounding together, we will get, हमको क्या मिलता है बेटा? अगर हम system और Universe. surrounding को दोनों को So universe. मिलता है. यूनिवर्स सर। यूनिवर्स इज ऑल्सो आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर एनर्जी कहाँ जाएगी या उससे मास कहाँ जाएगा? जो भी मास है सब यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स से बाहर तो कुछ जा नहीं सकता. सो ओके, सो यूनिवर्स इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर? इस दुनिया में जो भी है, अगर आपने कुछ मास या कोई वॉल्यूम आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इस पे हम स्टडी करेंगे, दैट इज योर सिस्टम, एंड everything external to the system is surrounding, and when we put system and surrounding together we will get universe. Okay, so universe is also a isolated system, क्योंकि यूनिवर्स में कहां से कहीं से एनर्जी आएगी, क्योंकि यूनिवर्स ये जो है, ठीक है, एंड उससे भी मास कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता. तो जो यूनिवर्स है दैट इज ऑल्सो अ आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम? dq minus dw equals to d. Can we apply this equation for the isolated system? So in the isolated system, what is the heat interaction? What is the value of heat interaction? 0. What is the value of work interaction? 0. Okay, so we will get for the isolated system 0 minus 0 equal to dE. So if we integrate it, we will get energy equals to what? एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। Integration of zero is constant. So for a isolated system, energy remain constant. Okay, so we know universe is also a isolated system. So for the universe also the energy remain constant, and this is also a first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो जो यूनिवर्स है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. ओके, दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. यस सर। नेक्स्ट इज PMM1. So what is this PMM1? बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि PMM1 को डिस्क्राइब करो. So PMM1 की फुल फॉर्म क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. सो हमारे पास इस तरीके की दो मशीन होती हैं. ये दोनों हाइपोथेटिकल मशीन होती हैं. हाइपोथेटिकल मतलब ये होती नहीं है एक्चुअल में, हम एक कल्पना है हमारी कि इस तरीके की कोई मशीन है. ठीक है, वो क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन क्या है? इसके दो टाइप होते हैं. तो ये फर्स्ट काइंड है, एक सेकंड काइंड है. सेकंड काइंड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट काइंड. तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड ये क्या कहती है? देयर कैन बी नो मशीन विच डेवलप वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई एनर्जी दूसरी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है. ओके, बट अगर मान लीजिए कोई मशीन ऐसी बना दी जो क्या कर रही है, जिसमें कुछ तो हीट इनपुट नहीं जा रहा है, कोई भी इनपुट नहीं जा रहा है, मगर वो आपको कंटिन्यूअसली आउटपुट दे रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, तो बाइक में क्या करते हैं? आप फ्यूल डालते हैं, उसकी फ्यूल को क्या करते हैं? आप उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो हीट एनर्जी इंजन में जाके किसमें कन्वर्ट होती है? वर्क में. ओके, बट ये कैसी मशीन है? जो परपेचुअल मोशन मशीन है, ये इस टाइप की मशीन है जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं जा रही है. यानी कि आपको फ्यूल भी डालने की जरूरत नहीं है बाइक में, और आपकी जो बाइक है वो कंटिन्यूअसली आपको वर्क सप्लाई करती रहेगी. तो अगर कोई ऐसी मशीन होती है जिसमें हमको कोई भी टाइप की एनर्जी नहीं देनी पड़े और वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहे, तो ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, PMM1. सो PMM1 अगर एग्जिस्ट करेगी दुनिया में, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा? बताइए, ये चीज समझ में आई नहीं आई क्या बोल रहा हूँ? सर वैलिड नहीं रहने का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप उसको चार्ज ना करें और वो कंटिन्यूअसली दिन भर रात भर चलते रहे सालों साल. ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं. कोई भी चीज आपको वर्क आउटपुट तभी देगी, वर्क आउटपुट के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको इनपुट मिलना जरूरी है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देयर कैन बी नो मशीन. तो ऐसी कोई मशीन नहीं है
विच डेवलप वर्क कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली वर्क डेवलप करती रहेगी विदाउट एब्जॉर्बिंग सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि वो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं ले रही है मगर कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऐसी कोई मशीन पॉसिबल नहीं है। इफ सच डिवाइस इज डेवलप्ड, अगर ऐसी डिवाइस कोई बन जाएगी, देन इट वुड वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस दिन गलत प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसी मशीन कोई बना देता है जिसमें कुछ भी इनपुट नहीं देना पड़ता मगर वो कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई करती रहे, तो ऐसी मशीन अगर बन गई तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गलत प्रूफ कर देगी। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। इसको कभी भी आप वायलेट नहीं कर सकते। कोई भी सिस्टम हो, कोई कुछ भी, आप कोई सी भी एनालिसिस कर रहे हो, आपको हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, आपको एनर्जी बैलेंस हमेशा दिखाना ही पड़ेगा। दैट इज क्लियर? ये चीज समझ में आई सर? क्लियर सर इसकी एफिशिएंसी क्या मतलब होगी? इसकी एफिशिएंसी तो बेटा इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है, इनपुट इनफाइनाइट होगी इसकी, है ना सर एफिशिएंसी मतलब होते हैं सर, मतलब सर इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट नहीं बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट। सर आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है W और इनपुट क्या है 0, तो 1/0 या समथिंग 0 इंफिनिटी, है ना। तो इंफिनिटी होगी इसकी तो एफिशिएंसी, है ना। आप ठीक इतना होगा। बट ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, जो बिना कोई वर्क एब्जॉर्ब करे वर्क प्रोड्यूस करती है, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं PMM1। ओके, बट ये मशीन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी मशीन पॉसिबल होगी तो देन आवर फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ो। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी। तो जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी, आप पहले लेक्चर से सुनने में लगे हैं कि मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तो ये एंथैल्पी है क्या? ओके, इन अवर थर्मोडायनेमिक्स द टर्म U प्लस PV, U, व्हाट इज U? U क्या है? आशुतोष मलिक, आशुतोष, आयुष गोपाल, internal energy of the system. Internal energy. What is P? Pressure, and V is volume. So in thermodynamics this term U plus PV appear frequently. तो अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे को पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, तो ये टर्म जो है U plus PV बार बार आएगी। ओके, for convenience this term is taken as enthalpy. तो हमने इस टर्म को नाम दे दिया enthalpy. So H is equal to U plus PV. Clear? Clear? यस सर। यस सर। यस सर। बस बेटा सबको कहने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स यूनिट इज किलोजूल, इट्स यूनिट इज किलोजूल एंड इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, it is a extensive property. Extensive properties are those properties which depend upon mass. But if we define this enthalpy to per unit mass, then this enthalpy become क्या बन जाएगी अगर per unit mass को में डिफाइन करेंगे इसको? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। However, the specific enthalpy small h is an intensive property. So मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मगर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी जो होगी स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन m, व्हिच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसकी यूनिट क्या होगी? किलोजूल पर kg. ओके, सो वी हैव डिफाइंड द एंथैल्पी पर यूनिट मास, सो इट्स यूनिट बिकम किलोजूल पर kg. दैट इज क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। yes, sir. देखिए एंथैल्पी का मोटा मोटा मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एक आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू बता रही है। ओके, क्या बता रही है? आपको टोटल हीट की वैल्यू। तो एक तरीके से जो ये एंथैल्पी होती है ये आपको हीट की वैल्यू बताती है कि कितनी हीट से रिलेटेड एनर्जी आपके सिस्टम के अंदर है। ओके, सो दैट इज द एनर्जी ऑल्सो। सो लाइक हीट, जैसे हमने हीट वर्क को एनर्जी बोला था, इसी तरीके से जो एंथैल्पी है ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज किलोजूल। ओके, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये एंथैल्पी क्या है? प्रॉपर्टी है सिस्टम की, और ये भी माइक्रो लेवल पे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि आप उसको नाप नहीं सकते कैसी ऐसी रैंडमली की स्केल लेके नाप लिया या वेट करके नाप लिया। इट मींस ये प्रॉपर्टी किसकी तरह है? जो इंटरनल एनर्जी जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे एसोसिएटेड है, उसी तरीके से जो एंथैल्पी है ये भी मॉलिक्यूलर लेवल पे एसोसिएटेड है। ओके, सो इट्स अ मैक्रोस्कोपिक
प्रॉपर्टी, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे मेजर नहीं कर सकते, जैसे आप बाकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर यहां तक? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट आप ऑलरेडी जानते होंगे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? एनीबडी इन द क्लास? दीपक कुमार? दीपक कुमार? Yes, sir. दीपक, Yes, sir. what is specific heat? What is specific heat? सर बताएं? Heat required yes, to बताइए। सर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच, मतलब सर एक Unit यूनिट उसका टेम्परेचर रीच करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर Okay. होगी, उसी को स्पेसिफाई। Suppose if we have 1 kg of water, if we have 1 kg of water, हमारे पास 1 kg water है and its temperature is 20 degree centigrade. If we want to increase the temperature 20 to 21, so the amount of heat is required to raise our temperature 1 unit of a यूनिट मास। तो यानी कि अगर आपके पास कोई यूनिट मास है, उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। सो द स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो अगर आपके पास कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई वाटर है जिसका वेट कितना है 1 kg, तो अगर मान लीजिए कोई वाटर है, इसका वेट 1 kg है और इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी वही क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। क्लियर? क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी एंड इट्स यूनिट इज किलोजूल पर केजी केल्विन। Its unit is kilojoule per kg Kelvin. Okay, and the value of specific heat for the water is 4.2 kilojoule per kg Kelvin. Okay, ये तो आपको पता ही है सबको। Specific heat for the water 4.2 kilojoule per kg Kelvin. Okay, so if we are transferring heat Q, if we are transferring heat Q for a substance to a substance, then we can write the heat transfer Q equals to mc delta T, where m is the mass of the substance, c is the specific heat, and delta T is the change in temperature. Suppose in an example we have considered water. Okay, so what is the mass of this water? 1. Okay, and this is C, and change in temperature, कितना टेम्परेचर बढ़ाया था हमने? 1 डिग्री। तो अगर आप मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर T1 है और उसके बाद T2 हो गया है, तो सिर्फ T2 माइनस T1 डेल्टा T, T2 माइनस T1 कितना हुआ है? T2 माइनस T1 कितना होगा बेटा? बताइए। 1 degree. 1 degree. Okay, so your heat transfer Q equals to कितना आ गया? 1 into 1 1 ही रहेगा, 1 into C क्या हो जाएगा? C आएगा। तो यानी कि जो आपने हीट ट्रांसफर किया है 1 kg मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जितनी हीट सप्लाई करी वो किसके बराबर थी? स्पेसिफिक हीट के बराबर। दैट इज क्लियर? ये क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, चीज sir. ओके, सिंपल, आपने पहले भी पढ़ के आए हो, आप इसको 12th स्टैंडर्ड में। नाउ this is the specific heat. Generally for the solid and the liquid, the value of Cp is constant. Okay, Cp मतलब ऐसे नहीं रहेगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करेगा। तो Cp की वैल्यू एक ही रहती है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो। बट इन केस ऑफ गैस वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ specific heat for a process constant pressure process and constant volume process. So if our process is constant pressure process, then our specific heat is Cp, and if our process is constant volume, then our specific heat become Cv. That is clear? Yeah, पता है आप लोगों को सबको? Okay. So now let's first take the value of Cv.
So the specific heat at constant volume, which is denoted by CV, can be viewed as the energy required to rise the temperature of the unit mass of a substance by 1 degree as the volume is maintained constant. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और 1 केजी मास का आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर जो आप हीट की इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे Q इक्वल्स टू mCV डेल्टा T. This CV represent that the process is constant volume. Clear? It means the heat is supplied at a constant volume. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. Now, if our process is constant pressure process, then our specific heat is denoted by Cp. Okay. And if we want to rise the temperature of a unit mass by unit degree, then we have to supply heat Q equals to mCp delta T. Okay. So in this process, the pressure remain constant and the value of specific heat is denoted by Cp. Clear? Okay. Now, the value of Cp is greater than Cv. Cp की वैल्यू किससे ज्यादा होती है? Cv से. Now let's see क्यों होती है. Let's suppose first take the process constant volume process. So in this process, volume remain constant. Okay. So if we are supply some amount of heat to the system, so we have consider a system in which volume remain constant. Suppose the mass of this system is 1 kg and we want to increase the temperature delta T by 1 degree centigrade. So we have to supply some amount of heat to this system until its temperature rise by 1 degree. तो हम इसको उतनी हीट सप्लाई करेंगे जब तक इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ ना जाए. तो जैसे ही इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी हमने हीट सप्लाई करी होगी वो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? Cv. क्यों मिल जाएगी Cv की वैल्यू? क्योंकि वही क्या है, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमने जितनी हीट सप्लाई करी है 1 kg मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाएगी? Cv की वैल्यू. ओके. नाउ consider the same system. Now consider the process constant pressure process. So we have a piston cylinder arrangement. Why piston cylinder arrangement? Because we want to change the volume. क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम को चेंज होना पड़ेगा जब हम हीट सप्लाई करेंगे. So when we supply heat to rise the temperature by 1 degree, we have to supply 5.19 किलोजूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. एक चीज तो अभी यहां पर ये नोट कर लीजिए कि यहां पर दो चीजें मैंने वहां पर आपको जो यूनिट बताई थी वो क्या बताई थी बेटा? किलोजूल पर केजी केल्विन, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? किलोजूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. कोई बता सकता है मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सही लिखा हुआ है इसने या मैंने पहले गलत लिख दिया था? अनुज सर इसमें सेल्सियस में ले रखा है ना टेम्परेचर? हाँ, इसमें सेल्सियस में ले रखा, मगर मैंने केल्विन में लिखा था इससे पहले. सर केल्विन में आएगा. केल्विन में आएगा, यानी कि यहाँ पे गलत लिखा है, मैंने सही लिखा था. हाँ. बताइए किसी को पता है क्लास में? सर बट डेफिनेशन से आपने बताया कि टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. 1 डिग्री सेल्सियस में. सर ओके, वेरी सर किसी में भी ले सकते हैं, सेल्सियस या केल्विन. सर डिफरेंस है तो सेम ही आएगा. ओके, वेरी गुड अक्षर. सो सपोज you have a temperature 20 degree centigrade. Okay, now you have temperature 21 degree centigrade. So this is in degree centigrade. अब मुझे डेल्टा टी बताइए कितना आ रहा है? डेल्टा टी कितना आएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 degree centigrade. 1 degree centigrade. Now convert this temperature into Kelvin. So add 273. We will get 293. Okay. And for this we will get 294. Okay. Now what is the difference? Sir,
1 केल्विन। सो अगर आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा चाहे आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लें, चाहे आप उसको केल्विन स्केल में लें, दोनों में सेम आता है डिफरेंस हमेशा। क्लियर? डिफरेंस हमेशा दोनों में सेम आता है। क्यों? क्योंकि जो इनका रिलेशन है आपस में वो लीनियर है ना। आपने डिग्री सेंटीग्रेड को, आपने केल्विन को कैसे डिफाइन किया? आपने केल्विन को कैसे डिफाइन किया? K इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ओके, जब आप ये मान लीजिए आपका K1 है और K2 क्या है आपका? K2 ये दिख रहा है ना, ये मान लीजिए C1 है और ये हो जाएगा C2 प्लस 273। तो जब आप माइनस करेंगे तो 273 से 273 तो ऑलरेडी वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है। तो जो आपका डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा था वही डिफरेंस आपका केल्विन स्केल में भी आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। बट ये चीज अदर स्केल में काम नहीं करेगी, फ़ारेनहाइट वगैरह में, सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, चाहे आप केल्विन ले लीजिए, दोनों सेम रहेंगी। क्योंकि ये चीज क्या डिनोट कर रही है? ये चीज क्या डिनोट कर रही है? चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। देखिए यहां से यूनिट कैसे बनी इसकी। जब आप इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो यूनिट कैसे फॉर्म हुई इसकी? ये क्या था? हीट किसमें होती है? किलो जूल में। मास से इधर डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? केजी। और इससे भी डिवाइड कर दीजिए, ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर आइदर आप डिग्री सेंटीग्रेड में रख लीजिए, चाहे आप केल्विन में रख लीजिए। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को? बताएगा कोई? हर्ष सैनी, हर्ष सैनी, हर्ष, अभिषेक कौशिक। यस सर। अभिषेक, बेटा क्लियर है ये चीज आपको? यस सर। ओके, so we are discussing this now. Our process सर is एक चीज constant. पूछनी थी हाँ सर, पूछिए इसमें हम बेटा। स्पेसिफिक हीट सर हम इसे Q को बोलते हैं या फिर इसमें इसको बोलते हैं C को? सी को बोलते हैं बेटा, अभी तो डिनोट किया ना सी से, मैंने लिखा था यहाँ पर कि सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट सर करते बट हैं इसकी यूनिट। ये तो मतलब सब वो होगी ना, मोलर स्पेसिफिक हीट है C को। तो क्या बेटा मोलर कहाँ से आ गया? ये वो नहीं है सर। मोलर स्पेसिफिक हीट कहाँ से आ गया? कौन पूछ रहा है? सर आकाश गोयल। नहीं बेटा, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट यही है। ठीक है, ये आपकी C को टोटल बोलते हैं। हीट है हाँ ठीक है। अभी मैं ठीक है इसमें सर। आपको और ज्यादा बताता हूँ, मगर आप अभी उस चीज को समझ नहीं पाओगे, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वैसे ही सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इधर उधर निकलेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी जो चीज हमारा जो मेन मोटो है फर्स्ट लॉ समझना, पहले उस पर फोकस करते हैं। ओके, सो okay, so now our process is constant pressure process. It means we are supplying heat and the value of Cp is more than Cv. So we have the always the value of Cp is higher than the Cv. तो कौन बड़ा होगा? Cp और Cv में से कौन बड़ा होगा? Cp और Cv में से कौन? Cp बड़ा होगा। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं with the help of first law of thermodynamics. When your system is undergone a process which is constant volume process, in that process the work interaction must be, ये जो work interaction है ये कितना होना चाहिए in case of constant volume process? 0. It means जितनी आपने heat supply करी उससे सारा का सारा क्या है? टेम्परेचर बढ़ा, उससे वर्क तो कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अगर आप उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा? या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर वो कोई वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अगर प्रोसेस हमारी कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तब तो क्या होगा? तब तो वर्क कर नहीं सकता। तो यानी कि जितनी हीट दी उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ, तो जल्दी से हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो गया। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, व्हेन वी सप्लाई हीट, तो सिस्टम का क्या है? ये पिस्टन भी ऊपर को मूव किया टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो इन दैट प्रोसेस व्हेन वी सप्लाई हीट, दिस हीट is doing two work.
first one it rise the temperature of the system, and second one it is doing the work on the system, मतलब सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, इट मींस सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, value of specific heat for a constant pressure process is more than the constant volume process। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करूं? सर फिर से गा दीजिए। ओके, अच्छा ये आपका दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड यू कैन राइट दिस लाइक दिस, dq equals to du plus dw। ओके, इट मींस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी आप हीट सप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा कुछ सिस्टम कुछ वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर कुछ आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर वर्क तो कुछ करेगा नहीं सिस्टम, क्योंकि प्रोसेस कौन सी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड द वर्क इंटरेक्शन इन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज जीरो, हम जानते हैं। तो जितनी भी हीट सप्लाई करी वो सारी की सारी किसमें चले गई, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज हो गई। इसीलिए जैसे हमने 3.12 किलो जूल हीट सप्लाई करी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। ओके, बट इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब हमने कुछ हीट सप्लाई करी, उसको मान लीजिए इतनी हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर भी सेम गैस है तो उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ जाना चाहिए, बट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने सप्लाई करी थी वो वर्क ट्रांसफर में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि जितनी हमने हीट सप्लाई करी थी उसने उतना उसका टेम्परेचर ना बढ़ाकर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई भी कर दिया। तो इसीलिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के, क्योंकि साथ साथ वर्क भी हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। नाउ इट इज क्लियर, क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। So this is the first law of thermodynamics, dq is equal to dq minus dw equals to du। Okay. Again take the constant volume process। So for the constant volume process what is the work transfer, क्या होगा work transfer की value, what is the value of work transfer बताइए बताइए? 0 होगी सर। Okay, so the value of heat transfer किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगी, du du। It means heat interaction equal to change in internal energy, and we know what is dq। dq क्या होगा, अगर प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ है बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं हीट ट्रांसफर को, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, mc डेल्टा टी। तो हीट ट्रांसफर हो गया अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है, अगर कोई गैस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू जा रही है तो हीट ट्रांसफर कैसे लिखेंगे, mcv delta t। mcv delta t, very good। Yes, sir. So q is equal to mcv delta t, and which is equal to change in internal energy। Clear? So this mass is fixed for a system, and this value of cv is also fixed for a substance। Like अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसकी cv की वैल्यू फिक्स होगी, अगर हमारे पास कुछ और ऑक्सीजन है तो उसके लिए कुछ और होगी, हीलियम है तो कुछ और होगी, ठीक है, आइडियल गैस है तो कुछ और होगी, ठीक है। तो cv की वैल्यू फिक्स है। इट मींस जो ये हमारा इंटरनल एनर्जी है ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जो ये हमारा इंटरनल एनर्जी है ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। ओके, इट मींस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये चीज किसके समझ में नहीं आई बेटा? रिस्पॉन्स करते रहिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। करण आ गई सर समझ में। सर आ गई समझ में। ओके, सो इट मींस द इंटरनल of temperature। okay, now let's see for the constant pressure process। so for the constant pressure process, sorry यहां पर pressure होना चाहिए था, मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में। so this is constant pressure। okay,
So this is for constant pressure. मंडे को आपके लेने आ जाएंगे। अच्छा मंडे को जाओगे फिर तुम लोग। Okay, ईशान बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। Okay, so for the constant pressure process, what is the work done? PdV. Okay, and what is our equation? dq is equal to du plus pdv. So we can write this. We put the value of dw which is equal to pdv in this equation, and we will get dq is equal to du plus pdv. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. So now, can you tell me what is the value of enthalpy? हमने enthalpy कैसे define करी थी? What is the value of enthalpy? Sir, U plus PV. U plus PV. U plus PV. Can you tell me what is the value of enthalpy when we differentiate it? मान लीजिए हमने इसको differentiate कर दिया, तो क्या value होगी इसकी? क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? Du plus PdV. Du plus du PdV. plus PdV. PdV plus प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, Constant. V D P, ऐसे ही होगा। यस सर, ऐसे ही होगा। प्रोडक्ट रूल्स है। Our process is constant. Our process is Sir, pressure कौन सी process है? Pressure constant है, so this term will become 0. So this term will become 0 because the pressure is constant. So if something is constant and differentiated, then you will get 0. So this you can neglect this term. So you will get dH is equal to du plus pd. Clear? सही हूँ मैं? Clear बेटा यहाँ तक? Okay. Yes sir, please. Okay. Yes sir. So now, you have the value for the constant pressure process dq is equal to du plus pdv. So can you write this du plus pdv is equal to dh? Can you write? Yes, sir. Okay. And what is the heat interaction in the constant pressure process? क्या लिख सकते हैं? MCP delta T equal to DH. DH. Okay. So आपको यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज पता चली हैं। आपको कभी भी इंटरनल एनर्जी मिले तो आप उसको mcv डेल्टा टी लिख सकते हैं, और कभी भी आपको एंथैल्पी मिले तो आप उसको mcp डेल्टा टी लिख सकते हैं। मगर ये चीज ध्यान रखेंगे, जो ये भी सिस्टम हो उसके अंदर जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो गैस है वो आइडियल गैस होनी चाहिए। इफ इट इज आइडियल गैस देन यू कैन राइट इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू mcv डेल्टा टी, और सिमिलरली इफ अगर कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस है तो आप एंथैल्पी को लिख सकते हैं mcp डेल्टा टी। बस एक ही चीज याद रखना है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस के। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Any Yes sir. Okay. So let's move further. Now next we have a example. So let's read the example. A rigid tank contains a hot fluid that is cooled while being stirred by a paddle wheel. ठीक है, तो कोई मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक टैंक है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, गर्म फ्लूइड भरा हुआ कोई भी, और आप उसको हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो पेडल व्हील की मदद से आप उसको उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कूल हो रहा है। ओके, सो इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज 800 किलो जूल। सो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक कोई टैंक गिवन है जिसमें कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो हॉट फ्लूइड है यानी कि उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैडल व्हील तो उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से कूलिंग हो रही है जिसकी वजह से वो कूल हो रहा है। ओके, इंटरनल एनर्जी दी है आपको इनिशियली, जो आपका हॉट फ्लूइड है उसकी इंटरनल एनर्जी दी है 800 किलो जूल। सो ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस द फ्लूइड लूज 500 किलो जूल ऑफ हीट। तो जब ये इसको ठंडा कर रहे थे, जब इसको मिक्स कर रहे थे, तो यहां से कितनी 500 किलो जूल ऑफ हीट क्या हुई है? सिस्टम से बाहर गई है।
और जो आपका जो पेडल व्हील था उस पर आपने वर्क किया है 100 किलो जूल का वर्क किया है ऑन द फ्लूइड। डिटरमाइन द फाइनल इंटरनल एनर्जी फॉर द फ्लूइड। तो आपको क्या करना है, फाइनल इंटरनल एनर्जी बतानी है। देखिए फिर से समझिए, आपके पास कोई टैंक है, ओके, इसमें क्या है, आपको इंटरनल एनर्जी गिवन है, जो हॉट फ्लूइड है उसकी इंटरनल एनर्जी गिवन है इनिशियली, दैट इज 800 किलो जूल। नाउ with the help of this pedal wheel you supply the 100 kilojoule work to this pedal wheel and this will rotate। जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर आप कोई चाय का गर्म गिलास लें, उसमें चम्मच से ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाएं उसको, तो क्या होगा, आपकी जो आप उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से वो जल्दी कूल होता है, आपको पता है, करते हैं ऐसा। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक टैंक था, उसमें एक गर्म फ्लूइड था, हम क्या कर रहे हैं, पेडल व्हील की मदद से उसमें क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। और कितनी कूलिंग हो रही है, 500 किलो जूल हीट क्या कर रही है, सिस्टम से लीक कर रही है। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इनिशियली एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ वर्क इंटरेक्शन, यू हैव आल्सो वैल्यू ऑफ हीट इंटरेक्शन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी आफ्टर द process. So what you have the internal energy, then you have the value of heat interaction, that is minus 500 kilojoule. Why minus 500 kilojoule? Because the fluid lose 500 kilojoule of heat. It means जो 500 kilojoule है वो system से बाहर आई है. It means system transferring heat, heat is transferred from the system, so it will be minus. Now you have supplied the 100 kilojoule work. You have supplied. So you are doing work on the system. So when we doing work on the system, it is always negative. So you have the value of dq, you have the value of tw, and you have the value of internal energy. So what is the first law of thermodynamics? And you have to calculate the value of internal energy. Okay. So you have to calculate the value of, sorry, you have to calculate the value of, अच्छा यहाँ पर next आ गया। So you have to calculate the value of internal energy. Now let's do it. जल्दी बताइए मुझे, आंसर बताइए इसका क्या होगा। You can apply the first law of thermodynamics, that is dq minus dw equals to du। इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और आंसर बताइए मुझे। आपके पास dq की वैल्यू है, आपके पास dw की वैल्यू है। du को कैसे लिख सकते हैं आप, du बेटा होगा क्या, u2 minus u1। So now you have the value of u2 and you have to calculate the value of u2. So you have the value of u1 and you have to calculate the value of u2. समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। ये जीरो किसने भेजा बेटा, क्या है जीरो? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो क्लास? आ गया सर 400 आएगा। 400, ओके। और एनीवन एल्स? 400 ही आएगा। क्या 400 किलो जूल। किलो जूल, वेरी गुड। किलो जूल। किसको नहीं हुआ ये, किसका नहीं हुआ? सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर स्पेस की कमी हो रही है, वी आर पुटिंग द वैल्यू। सो what is the value of heat interaction? Minus 500. Work interaction is minus 100. So minus minus become plus. Okay, and equals to u2 minus u1. What is the value of u1? 800. So this will become minus 400. इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 800 इक्वल्स टू u2. So u2 will be 400 किलो जूल। हो गया सबका? ईशान, ईशान, जतिन, यस सर। सर हो गया बेटा, हो गया। यस Okay. सर। Now let's move to the next question.
क्वेश्चन क्या है, 1.5 kg of liquid having a constant specific heat of 2.5 kilojoule per kg Kelvin। तो हमारे पास क्या है, एक कोई सिस्टम है, उसमें मास कितना है 1.5 kg लिक्विड है, उसकी स्पेसिफिक हीट इज गिवन 2.5 किलोजूल पर kg Kelvin। ओके, इज स्टेयर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड चैम्बर। तो कोई एक सिस्टम है जो वेल इंसुलेटेड है, इट मींस इन दिस प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज जीरो। तो देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कैसा है, वेल इंसुलेटेड चैम्बर है। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन एनर्जी एंड वर्क इंटरेक्शन। तो आपको चेंज और आपको वर्क इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, यानी कि आपको इधर आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर अ क्लोज सिस्टम जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। चाहे आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालिए, चाहे आप टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालिए, आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए खुद से। आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको सीपी की वैल्यू गिवन है, आपको डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। बट यहां पर तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, यहां पर तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। इट मींस डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यू विल गेट, क्या मिला आपको, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। बट यू नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर कोई गैस जो है आइडियल गैस, अगर हम इसको आइडियल गैस ट्रीट करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, बताइए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताया था मैंने आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अच्छा चलिए, मैं डेल्टा टी, सी डेल्टा टी, mcv डेल्टा टी। इफ इट इज एंथैल्पी देन इट इज mcp डेल्टा टी, सी नहीं बेटा, cv। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, mcv डेल्टा टी के। ठीक है, तो अभी मगर यहां पर क्या है, आप ये मान सकते हो कि अभी जब कुछ भी क्लियर गिवन नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी। ये मान सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू। व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ डी यू, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू। निकालिए इसको एक बार, वैल्यू निकालिए कितनी आएगी, डी यू इज इक्वल टू क्या निकालिए, 56.25 किलोजूल mc डेल्टा डी। ओके, सो from there you can find out the value of internal energy and the value of work कितनी होगी, उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। किसका आया था बेटा 56.25, आकाश गोयल। आकाश गोयल। और लोग नहीं कर रहे हैं बेटा, और किसी का 56.25 आया मेरे भी। ओके, मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। अब सबका एक साथ ही आया था, जैसे ही एक का आंसर आया था सबको आंसर पता चल जाता उसके बाद, ऑटोमेटिक। ओके, सो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको ये पता चल गया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन वर्क के बराबर। तो यहाँ से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं mcv डेल्टा टी से। तो m आपका 1.5 है, c की वैल्यू 2.5 है, एंड डेल्टा टी इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ पुट द वैल्यू, when you solve this you will get 56.25, and what is the value of work interaction, which is equal to minus 56.25। clear? एग्जाम ये हो गया न्यूमेरिकल बेटा। न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा करवा रहा हूं ना, कम करवाऊं न्यूमेरिकल क्लास? नहीं सर सही है सर, ठीक है सर। नो सर सही है एकदम। ओके बेटा, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, बताओ। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, चलिए एक ये न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद से करके दिखाइए। ये सेम न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए, द सेम लिक्विड एज इन द अबव प्रॉब्लम। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले वाला था वही प्रॉब्लम है सेम, बट इस वाले में क्या है, हमारा जो हमारा टैंक है वो इंसुलेटेड नहीं है, यानी कि जो हमारा डेटा पहले था वही है, बट यहाँ पर क्या है, हीट ट्रांसफर। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, जो हमारा वो बेटा कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी की वॉइस से। आयुष बेटा माइक ऑफ कर दीजिए अपना, आयुष। ओके, थैंक यू।
तो जो हमने पहला क्वेश्चन माना था वही सेम क्वेश्चन है, बट इन दिस क्वेश्चन द हीट ट्रांसफर इज अलाउड एंड 1.7 किलो जूल ऑफ हीट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है कितनी 1.7 किलो जूल हीट, एंड यू हैव टू, एंड द टेम्परेचर चेंज अभी भी सेम है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू हैव टू अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड वर्क इंटरेक्शन in this process. So you have extra this dq which is equal to minus 1.7 kilojoule. Okay, you have the first law of thermodynamics, apply the first law of thermodynamics, and you can also calculate the value of internal energy. The change in internal energy remains same क्योंकि mc delta t करेंगे तो वैल्यू तो सेम आएगी. Now you have to calculate the work value of work interaction. करिए इसको एक बार सॉल्व. तो यहां से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, वो तो सेम ही आ रही है 56.25. नाउ यू हैव टू put this value in this equation and you have to also put the value of heat in this equation. So when we put 54.5 kilojoule. Yes, 54.5 भाई प्लस क्या आएगा सर माइनस 55.05 आ रहा किलो जूल, माइनस 54.325 किलो जूल. अरे ये इक्वेशन है ना आपकी, आपने dq कितना रखा -1.7, वर्क कितना होगा -7.95 और ये कितना 57.95 आ रहा, तो आंसर कितना आएगा -57.95 किलो जूल. ओके, किसका आया था ये 54 किसका आया था बेटा 54 किसका आया था? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी हैं. ठीक है, देखिए आपने देखते हुए आ रहे हो अभी तक भी कि जितना बड़ा न्यूमेरिकल उसका सॉल्यूशन उतना छोटा है ना. जब मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं तो आधी स्लाइड भर जाती है बट एक लाइन में उसका आंसर आ रहा है ना. तो बहुत ज्यादा इजी है मार्क्स अटेन करना है इसमें. आप अगर चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए तो बेटा न्यूमेरिकल आप करिए. ठीक है, बट एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती से आपको आंसर में 0 मिलेंगे. ठीक है, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है. एक कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, उनका अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज है बट उनका आंसर सिर्फ सिंगल लाइन में एक सिंगल फॉर्मूले से निकल रहा है. बट जहां पर आपने प्लस माइनस की गलती की वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा. ओके, क्लियर? सबका आ गया बेटा आंसर? यस सर. यस सर. नाउ नेक्स्ट वी हैव ओपन सिस्टम. तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, एक बार आप सुन लीजिए बस. जैसे हमने अभी तक क्लोज सिस्टम डिस्कस किया था, देन वी हैव डिफाइंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss this, but I will just briefly explain you. So this is the open system. So mass can be enter from here, and so this is the mass flow rate in mass in m dot in, and this is the mass leaving to the system. So this is the कंट्रोल वॉल्यूम. मैंने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं. इसका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है. तो मास यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से लीव करेगा. ओके, सपोज ये हमारा एक रेफरेंस प्लेन है, ये हमारा एक रेफरेंस प्लेन है. तो जो ये इनलेट की जो ये यहाँ से हाइट है ये Z1 है, और इसी तरह जो एग्जिट है उसकी हाइट Z2 है. ओके, यहाँ से जब कोई फ्लूइड एंटर करेगा, सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया फ्लूइड का, तो जब ये फ्लूइड एलिमेंट एंटर कर रहा है तो इसका प्रेशर जो इनलेट पे है फ्लूइड, उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, वेलोसिटी C1 एंड इंटरनल एनर्जी U1. देखिए फिर से सुनिए, ये क्या थी, रेफरेंस से हाइट थी Z1. इसको मैंने H क्यों नहीं लिया? H इसलिए नहीं लिया बिकॉज इन थर्मोडायनेमिक्स H इज यूज फॉर एंथैल्पी. तो H को हम ऑलरेडी एंथैल्पी की तरह यूज कर रहे हैं, और एंथैल्पी इस वाली जब हम इस सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो एंथैल्पी की जरूरत दोबारा पड़ेगी. सो अगर हम हाइट को H लेंगे तो कंफ्यूजन होगा. इसी वजह से हमने हाइट को H ना लेके हमने क्या लिया है, Z लिया है, Z1 एंड Z2. दिस P1 इज अ प्रेशर एंड दिस V1 इज अ वॉल्यूम, एंड दिस C1 क्या है, एनीवन? वेलोसिटी. वेलोसिटी को v क्यों नहीं लिया? वेलोसिटी को v इसलिए नहीं लिया क्योंकि v हम ऑलरेडी वॉल्यूम को लिख रहे हैं. ओके, सो v हम ऑलरेडी वॉल्यूम को लिख रहे हैं, इसलिए हमने वेलोसिटी को क्या लिखा, c, और u क्या है, इंटरनल एनर्जी. सिमिलरली एट द एग्जिट वी हैव
the pressure P2, volume V2, velocity C2, and internal energy U. Okay, so in this is the open system, and in the next lecture we will define the first law of thermodynamics for open system. So this is all for this lecture. बेटा आप लोगों के पास एक क्विज आया होगा क्लास में, आप उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए सारे के सारे और कोशिश कीजिए सही आंसर दें उसमें, ठीक है? थैंक यू। और कोई डाउट बेटा इसमें? थैंक यू सर। थैंक यू सर। नो सर। ओके, थैंक यू।